नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, अच्छाई के लिए देखो। न्यूज़ के चैनल आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर होने के लिए देखो। न्यूज़ के चैनल महंगाई की कमी को होता हुआ देखो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पेश है कुछ पॉजिटिव खबरें, अच्छी खबरें। दिल्ली में कोरोना के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोविड के 2700 के पार दर्ज किए गए हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण दर 3% से ज़्यादा हो गई। पिछले 24 घंटों में आए 2716 नए मामले मिले हैं। राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मुंबई में भी 6347 कोरोना केस सामने आए, जो पिछले दिन से 12% ज़्यादा है। वहीं भारत में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। शनिवार को पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 22,775 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि एक दिन पहले संक्रमितों का आंकड़ा 16,764 था। इस लिहाज से 36% की बढ़ोतरी हुई। देश में कोरोना के रोजाना के मामलों में बढ़ोतरी के चलते सक्रिय मामलों में भी उछाल देखने को मिला है। देश में सक्रिय मामले फिर 1 लाख को पार कर गए हैं। महाराष्ट्र में सुल्लीबाई ऐप का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक बार फिर उसी तरह का एक मामला सामने आया। एक ऑनलाइन ऐप पर दोबारा मुस्लिम महिलाओं के फोटो कथित ऑक्शन को लेकर अपलोड किए गए हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को कहा कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें एक ऐप पर अपलोड की गई है। चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने इस मामले को मुंबई पुलिस के सामने उठाया है और मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि मुंबई पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त रश्मि करांदीकर के बात की है, वे इसकी जांच करेंगे। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक से भी हस्तक्षेप करने की बात की है। उम्मीद है कि इस तरह की गलत साइट के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और सजा दिलवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल जनता से वादे करने में जुटे हैं। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वादा किया है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो लोगों को 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त दी जाएगी और सिंचाई बिल माफ किया जाएगा। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि 2022 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा। 300 यूनिट घरेलू बिजली के अलावा सिंचाई बिल भी माफ होगा। अखिलेश यादव ने सबको कहा कि नव वर्ष सबको अमन चैन खुशहाली दे। सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट की फ्री घरेलू बिजली और सिंचाई की बिजली मुफ्त दिलवाएगी। 22 दिसंबर बाईसाइकिल समाजवादी पार्टी मुख्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार सपा प्रमुख यादव ने प्रदेश मुख्यालय में आए नेताओं और समर्थकों को नववर्ष की बधाई देते हुए घोषणा की कि प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त होगी। किसानों को सिंचाई का बिल नहीं देना होगा। वहीं नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए एक दूसरे को मिठाइयां भेंट की, जबकि दोनों देशों की सेनाएं नियंत्रण रेखा पर तनाव के बावजूद पूरी तैयारी के साथ तैनात है। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच 18 महीनों से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर गतिरोध है। दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील के घोघरा और उत्तरी और दक्षिण तटों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को क्रमशः अगस्त और फरवरी में पूरा किया था। सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट में कहा है कि उसने नवंबर 2021 में 17.5 लाख से अधिक भारतीय खातों को बंद किया है, जबकि इस दौरान उसे 602 शिकायतें मिली है। अपनी ताज़ा रिपोर्ट में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कहा कि इस दौरान व्हाट्सएप पर 17,59,000 भारतीय खातों को बंद किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खातों की पहचान 91 फ़ोन नंबर के जरिए की जाती है। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने कहा कि IT नियम 2021 के अनुसार हमने नवंबर महीने के लिए अपनी छठी मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस उपयोगकर्ता सुरक्षा रिपोर्ट में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का ब्यौरा और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई के साथ ही व्हाट्सएप द्वारा खुद की गई कार्रवाइयां भी शामिल है।
प्रवक्ता ने कहा कि व्हाट्सएप ने नवंबर में 17.5 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने इससे पहले कहा था कि 95% से अधिक प्रतिबंध स्वचालित या बल्क मैसेजिंग के अनधिकृत उपयोग के कारण है। देश में कल से यानी 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 वर्ष की उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार से शुरू हुआ। कोविन ऐप के आंकड़ों के अनुसार पहले दिन रात 11 बजे तक 3,15,000 बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट की बुकिंग की। देश भर में इस एज ग्रुप के करीब 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जानी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को केवल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। कोविन प्लेटफॉर्म के चीफ डॉक्टर RS शर्मा ने बताया कि 10वीं का ID कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट के पास आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं होगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविन के अलावा वेरीफायर वैक्सीनेटर के जरिए ऑन साइट भी वैक्सीन स्लॉट की बुकिंग की जा सकती है। जामिया मिलिया ऑक्सफैम इंडिया समेत देश के 12,000 से ज़्यादा गैर सरकारी संगठनों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस शुक्रवार यानी 31 दिसंबर को समाप्त हो गया। अब ये संस्थान विदेशों से मिलने वाले चंदा या दान की राशि नहीं ले पाएंगे। गृह मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि 6,000 से ज़्यादा NGOs में अधिकांश ने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं किया था। मंत्रालय के अनुसार इन संस्थानों को 31 दिसंबर से पहले FCRA नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए रिमाइंडर भेजा गया था, लेकिन कई NGO ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में इन संगठनों को विदेशी फंडिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बॉलीवुड के लिए इस साल की शुरुआत बुरी साबित हुई है। SS राजामौली की RRR की रिलीज डेट टल गई है। RRR की रिलीज डेट अभी 7 जनवरी थी। वहीं प्रभास स्टारर राधेश्याम 14 जनवरी को ही रिलीज होगी। मेकर्स ने इस बात की पुष्टि की है। आज सुबह से ही दोनों फिल्मों की रिलीज डेट का टलना तय माना जा रहा था। RRR के मेकर्स नई रिलीज डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी करेंगे। मेकर्स ने कोरोना के बढ़ते केस के चलते ये फैसला लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र समेत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 50% एक्यूपेंसी के साथ थिएटर ऑपरेट हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में सिनेमाघर भी पूरी तरह से बंद है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।